Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput. Today I am going to discuss a very important topic known as centriole. तो centriole जो कि एक सेल की ऑर्गेनल है, सेल का ही कोशिकांग है, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। इसका बहुत बड़ा रोल है सेल में, मैं उसकी डिस्कशन आज आपसे करूंगा। और जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी में कभी भी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली तो पूछ ही लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में चले जाओ, वहां पे सेल का पूरा यूज है ना, तो ये इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं। अगर पीएससी की बात करोगे, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, वहां पे वो मेंस में पूछ देते हैं लिखने को। तो मेंस में लिखोगे क्या? कुछ तो राइटिंग में लिखना पड़ेगा ना। इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझनी है ताकि आप लिख भी पाओ, समझ भी पाओ। समझोगे तो ही लिखोगे। तो और बायोलॉजी को समझना है तो सेल को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझ पाए। तो इसीलिए सेल को मैंने अच्छे से समझाया है आपको। तो सेल में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक्चुअली सेल की पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर मैंने साइटोप्लाज्म को बताया, सेल के अंदर मैंने प्रोटोप्लाज्म को बताया, सेल के अंदर मैंने हाइलोप्लाज्म को बताया। उसके बाद सेल के अंदर मैंने सेल ऑर्गेनल्स को बताना स्टार्ट किया, एक एक करके। माइटोकॉन्ड्रिया को समझाया, क्लोरोप्लास्ट को समझाया, गोल्जी बॉडी को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इन सारी चीजों को मैंने समझाया। आज सेंट्रियोल पढ़ेंगे या सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, उसके बाद अगली क्लास में न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे सुनते हैं। आगे आपको यह ध्यान रखना है कि हर कोशिका के कोशिकांगों को एक निक नेम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को भी, हम लोगों को भी गांव में बबलू, मिंटू, चिंटू इस नाम से पुकारा जाता है, लेकिन कॉलेज में जाओगे तो एक अलग नाम होता है। उसी तरीके से हर ऑर्गेनल का एक निक नेम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी, उसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम, उसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम, उसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट, उसको किचन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। तो सारे के निक नेम है। तो इसको भी आप एक नाम से जानते हो। इसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील समझते हो, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, उस तरीके का इसके स्ट्रक्चर देखने में लगती है, ठीक है। या साइकिल का जो पहिया होता है ना, उसमें तिल्लियां लगी होती है, स्पोक्स होते हैं, वो से सारी तिल्लियां रेडियली सारे अरेंज होते हैं, उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने में लगता है। ड्रॉ करके हल्की सी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हर ऑर्गेनल को मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, हर कोशिकांग को मैंने ड्रॉ किया है, ताकि मेंस में कभी ड्रॉ करना हो, लिखना हो तो लिख पाए आप। तो सेंट्रोसोम, अब मैं बताऊं सेंट्रोसोम का मेन रोल क्या है। सेंट्रोसोम डिस्कशन से पहले आपको बता दूं कि सेंट्रोसोम एक्चुअली ये इसका मेन रोल सेल डिवीजन में है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में। तो जिस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता होगा, जो सेल डिवाइड नहीं करती होगी, उसमें क्या होगा फिर सोच लो। जो सेल डिवाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर में सेंट्रोसोम नहीं है। नॉर्मली जैसे न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स में या नर्व सेल में, तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो इसलिए न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते। जब कोई सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वहां पे कैंसर भी नहीं होगा, क्योंकि कैंसर होता क्या है, कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, and it is going to forming a mass or a group of undifferentiated cell which is known as neoplasm or tumor। तो unorganized, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड जब सेल का ग्रोथ होने लगती है, उसी को कैंसर के नाम से जानते हैं। वही कैंसर बन जाती है, वही ट्यूमर बन जाता है। तो ग्रोथ हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, डिवीजन तो करना पड़ेगा ना, कोशिका को डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। और सेंट्रियोल अगर न्यूरॉन्स में नहीं है तो ये डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रियोल होना पड़ेगा अगर किसी कोशिका को डिवाइड करना है। बिना सेंट्रियोल का कोई कोशिका डिवाइड नहीं करेगी। तो सेंट्रियोल्स जो होता है वो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, और न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं है, इसलिए न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं। इसलिए ब्रेन में कैंसर न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स जब डिवाइड ही नहीं करेंगे तो कैंसर कैसे हो जाएगा? जब डिवाइड करेंगे तभी तो एबनॉर्मल होंगे, तो कैंसर होगा। ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो एबनॉर्मल क्या होगा फिर? तो उसी तरीके से ये न्यूरॉन्स के कारण तो ब्रेन में कैंसर नहीं होते। तो ब्रेन में कैंसर कैसे होते हैं? ब्रेन में न्यूरॉन्स के अलावा और भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे न्यूरोग्लायल सेल। सुन लो अब थोड़ा सा, न्यूरोग्लायल सेल ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल, एक क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल। तो पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो न्यूरोग्लायल सेल में अगर बात करें तो ये जब सेल, ग्लायल सेल की बात करें, न्यूरोग्लायल सेल मतलब कि ग्लायल सेल, जब ग्लायल सेल आपकी जो है, ग्लायल कोशिका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी, एबनॉर्मली डिवाइड करने लगेगी। जब ये एबनॉर्मली डिवाइड करने लगेगी तब जाके आपको ब्रेन में ट्यूमर होती है।
ब्रेन में ट्यूमर, और उसको बोलते हैं ग्लायोमास। ये ब्रेन ट्यूमर है। कब? जब ग्लायल सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लगे, तब जाके ब्रेन ट्यूमर होता है, उसको बोलते हैं ग्लायोमास। लेकिन न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करती, इसके कारण कभी कैंसर नहीं होता, क्योंकि डिवाइड ही नहीं करती है। क्यों? उसके अंदर में सेंट्रियोल है ही नहीं। सेंट्रियोल होगा तो कोशिकाएं डिवाइड करेंगे। तो एक बड़ा रोल पता चला कि अगर कोशिका के अंदर सेंट्रियोल नहीं है तो वो कोशिका डिवाइड नहीं कर रही है। उसी तरीके से कार्डियक सेल होता है, हार्ट का सेल जो होता है, हृदय का सेल, उसमें भी डिवीजन नहीं होती है, तो उसमें भी कैंसर नहीं होता है। कब आपने सुना कि हार्ट में कैंसर हो गया किसी का? हार्ट स्ट्रोक होता है, आपने सुना है हार्ट अटैक होता है, हार्ट का कैंसर आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि हार्ट की सेल, कार्डियक सेल डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो जो सेल डिवाइड नहीं करेगी उसमें कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर होता ही तब है जब डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो जब डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो वो अनकंट्रोल की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में एक चीज और समझते हैं कि इसको अंतर क्या है इसमें, क्योंकि बहुत लोग दोनों में कंफ्यूज होते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है? देखिए, आपकी सेल डिवीजन में कुछ अवस्थाएं होती है। इंटरफेज अवस्था में, सेल डिवीजन समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरफेज अवस्था में क्या होता है कि इंटरफेज अवस्था में जब कोशिका होती है तो इंटरफेज अवस्था में, सेल साइकिल के इंटरफेज अवस्था में, उस समय इंटरफेज अवस्था में उस समय यह सिंगल दिखता है, एक दिखता है, एक, तो उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम जो मैंने लिखा भी है। इंटरफेज अवस्था में, सेल साइकिल के, कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था में ये एक दिखता है, नंबर में 1 होता है, इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट कर देगी डिवाइड करना, तब वो नंबर में 2 दिखते हैं, उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। तो ये नंबर में 2 होते हैं और सेंट्रोसोम नंबर में 1 होते हैं। ये जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी तो आपको सेंट्रियोल नंबर में 2 दिखते हैं। तो व्हेन द सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, ये नंबर में 2 हो जाते हैं और तब इसे हम लोग सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं इसको स्टेटमेंट भी लिख दूंगा एक अलग तरीके से भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्मली सेल डिवीजन से मैंने बता दिया आपको, ये नंबर में 1 होते हैं जब इंटरफेज अवस्था होती है। ठीक है, अवस्था में बताऊंगा इंटरफेज अवस्था, ये तैयारी की अवस्था है। सेल अपने आप को तैयार कर रहा है कि मैं आगे जाके डिवाइड करूंगा, तो तैयारी करेंगे ना, जैसे आप तैयारी कर रहे हो ना ताकि जाके आप एग्जाम में बैठोगे, उसी तरीके जब सेल तैयारी करती है तो उस समय सेंट्रोसोम नंबर में 1 दिखते हैं, 1 होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी तो उस समय नंबर में 2, ये सेंट्रियोल नंबर में 2 दिखते हैं, मतलब 2 हो जाते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको बताऊं, सेंट्रोसोम का अलग अलग नाम है। उससे पहले मैं आपको इसकी पहले डिस्कवरी बता दूं, फिर अलग अलग नाम बता दूंगा। कार्टव्हील स्ट्रक्चर आपने समझा, गाड़ी के पहिए जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसको डिस्कवर किया था सेंट्रोसोम को। ठीक है, तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल को आप एक ही समझेंगे, ज्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है, मैंने समझा दिया। सेंट्रोसोम इंटरफेज अवस्था में 1 होते हैं, और वही जब इंटरफेज अवस्था के बाद जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तब वो नंबर में 2 हो जाते हैं, जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। तो सेंट्रियोल नंबर में 2 होते हैं, ये ध्यान रखें, नंबर में 2 संख्या होती है उसकी। लिख भी दूंगा मैं, चिंता नहीं करना है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बेनिडन एंड बोवरी। इन 2 लोगों ने इसको डिस्कवर किया था, बेनिडन एंड बोवरी। उसके बाद बात करें द टर्म प्रपोज्ड बाय, सेंट्रोसोम टर्म है प्रपोज्ड बाय बोवरी, इन्होंने ही प्रपोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी लिखेगा डिस्कवरी सिर्फ बोवरी ने किया है, इनका भी नाम आता है, ये ध्यान रखेंगे बेनिडन का। उसके बाद बात करें, सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल कोशिकाओं में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, absent इन प्लांट सेल्स, पादप कोशिका में नहीं होंगे, बट इट इज प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट जो निचले वर्ग के प्लांट्स होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन लोअर प्लांट ग्रुप, लोअर प्लांट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट में नहीं होंगे लेकिन लोअर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज हायर प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स आप पढ़ते हो, आम का पेड़, ये सारे होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज हायर प्लांट्स में आते हैं, उनमें नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लोअर प्लांट्स ग्रुप जैसे कि अलगी हो गया, शैवाल है ना, मोटाइल अलगी जो गमन कर रहे हैं, गमनशील मूव करने वाले अलगी, उनमें ये होता है नॉर्मली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दे आर नेवर प्रेजेंट इन हायर प्लांट ग्रुप, ये कभी अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल मतलब हायर प्लांट, अच्छे से लिखना है तो हायर प्लांट लिख लो।
हायर प्लांट, जो हायर प्लांट वर्ग में है उनमें नहीं होगा, एंजियोस्पर्म से वगैरह उसमें नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोअर प्लांट्स ग्रुप में आपको मिल जाएंगे अलगी वगैरह में। उसके बाद आगे चलते हैं, समटाइम्स ये कभी कभी प्रेजेंट होते हैं लोअर फंजाई में, लोअर फंजाई में भी अपर लोअर होते हैं। इवोल्यूशन की दृष्टि से बात करें तो इवॉल्व होते गया तो वो हायर बन गया। जैसे कि एनिमल्स में लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लोअर में कौन आता है, जैसे कि प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सुना होगा आपने नाम, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस हेलमिन्थेस, ये जो है ये लोअर्स में आते हैं। हायर में क्या आएगा, रेप्टाइल्स है, उसके ऊपर चले जाओ मैमल्स, जो आप हैं स्तनधारी, तो ये हायर से एनिमल्स है। एनिमल्स में जैसे होगा वैसे प्लांट में है, ठीक है। तो ये अलगी, उसके बाद प्रेजेंट इन लोअर फंजाई, लोअर फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोअर फंजाई में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, लिख लेंगे इसको। अब आगे चलते, आगे इसको समझना है कि सेंट्रोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल नंबर में कितने थे, याद है, सेल साइकिल जब स्टार्ट हो गया था, सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दी थी, तो नंबर में कितने हो गए थे, सेंट्रियोल 2 हो गए थे, ठीक है ना। वो नंबर में 2 दिखते हैं उस समय, जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है तो नंबर में 2 दिखते हैं। फिर से सुनेंगे उसको, जब इंटरफेज स्टेज सेल साइकिल की होती है तब यह सिंगल होता है, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, और जब ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है तो ये नंबर में 2 हो जाते हैं, तब हम इसे सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो जब नंबर में 2 है तो ये 2 ग्रेन्यूल्स, 2 कणिकाओं के रूप में दिखते हैं, 2 ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखते हैं, इसलिए इसको डिप्लोसोम के नाम से भी जाना जाता है। डिप्लो, DI, डाई है ना, 2 होगा उसका मतलब, ठीक है ना, तो इसको डिप्लोसोम भी बोलते हैं, ठीक। कार्टविल स्ट्रक्चर भी है इसका नाम, मैंने बताया बैलगाड़ी के पहिए जैसी कार्टविल स्ट्रक्चर है इसका। तो कोई पूछे किस ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर कार्टविल टाइप का है, बैलगाड़ी के पहिए या साइकिल के पहिए टाइप का स्ट्रक्चर है कार्टविल, इसका सेंट्रोसोम। डिप्लोसोम हो गया, कार्टविल स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है। उसके बाद बात करें काइनेटोसोम, इसी को बोलते हैं। बेसल बॉडी इसी को बोलते हैं। अल्टरनेट नाम पे क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको अल्टरनेट नाम, बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ब्लेफेरोब्लास्ट, ठीक है। तो डिप्लोसोम, कार्टविल स्ट्रक्चर, काइनेटोसोम, बेसल बॉडी, ब्लेफेरोब्लास्ट, और एक और है ग्रेन्यूल, मैंने बताया ना कणिका के रूप में भी दिखती हैं ये, तो उसके लिए तो आपने बोल दिया डिप्लोसोम, लेकिन इसको बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, बेसल ग्रेन्यूल्स। तो ये उसके सेंट्रोसोम का अलग अलग नाम है। अब इसमें ये जो नाम है बेसल बॉडी और ब्लेफेरोब्लास्ट, इसकी डिस्कशन में आपसे थोड़ा बता दूंगा क्यों नाम पड़ा हल्का सा, ठीक है ना। बाकी आपने समझ लिया डिप्लोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर में 2 दिख रहे हैं, 2 कणिकाओं के रूप में सेंट्रियोल दिखता है, 2 है ना, इसलिए डिप्लो। कार्टविल आपने समझा क्योंकि बैलगाड़ी के पहिए की जैसी स्ट्रक्चर है देखने में, तो ये आपको समझ में आई। उसके बाद बात करें सेंट्रोसोम को, आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, मैंने बोला था ना राइटिंग में थोड़ा समझा दूंगा सेंट्रोसोम को। तो सेंट्रोसोम इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर में क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ कितने सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल होगा इसके अंदर में, ठीक है ना। जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है तो 2 दिखते हैं ना सेंट्रियोल उस समय, तो सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स एंड एक सेंट्रोस्फीयर भी, इसके अंदर सेंट्रोस्फीयर भी होता है, ध्यान रखना, सेंट्रोस्फीयर। तो इसको मैं बना के दिखा दूं सेंट्रोसोम को, क्या है सेंट्रियोल 2, क्या है सेंट्रोस्फीयर। देखो इसमें ऐसा है कुछ, ये आपके पास सेंट्रियोल हो गए मान लो, ठीक है, सेंट्रियोल हो गया, और ये जो अंदर का ये जो भाग है ये वाला, ये सारा, ये क्या है, सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपके पास 2 सेंट्रियोल हो गए, और ये सेंट्रोस्फीयर, ये वाला पार्ट जो खाली पार्ट बचा हुआ ये, तो ये क्या है सेंट्रोस्फीयर, इसको बता दूं मैं आपको। 2 सेंट्रियोल दिख गए। कोशिका के अंदर कोशिकांग अगर देखोगे तो 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बाहर का जो कोशिका द्रव्य है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट, ध्यान रखना है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि क्लियर है, वो एकदम साफ, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कोई ऑर्गेनल्स आसपास में नहीं होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटीपी का मॉलिक्यूल कोई भी आसपास में नहीं होगा, एकदम वो ट्रांसपेरेंट क्लियर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से ऐसे कोशिकांग है जिसके बाहर का जो कोशिका द्रव है एकदम साफ होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, वो उसमें से सेंट्रोसोम एक है, एकदम ये वाला जो रीजन होगा एकदम साफ होगा, उसको सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट होगा, उसी को सेंट्रोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्लियर जोन होगा
सराउंडिंग द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को सराउंड करता हुआ ये क्या जोन है, क्लियर जोन है, क्लियर एकदम साफ जोन है, जिसको सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो एक ये है सेंट्रोसोम जिसके बाहर ये ऐसा होता है, और एक गोल्जी बॉडी भी है जिसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म है एकदम साफ ट्रांसपेरेंट क्लियर होता है। ठीक है, दो ऑर्गेनल्स से ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से ऑर्गेनल्स के बाहर का जोन एकदम क्लियर होता है, तो वो दो हैं, ये और गोल्जी बॉडी। उसके बाद बात करते हैं आगे, इसमें आपको दोनों के दोनों सेंट्रियोल है वो राइट एंगल पे होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि दोनों के दोनों सेंट्रियोल राइट एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री, दिस एंड दिस 90 डिग्री पे होता है। देखो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, और दोनों सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल टाइप के होते हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप, या जो डंठल होती है ना, पेड़ पौधे की डंठल होती है ना, डंठल उस टाइप का भी दिखता है, खोखला डंठल की तरह दिखता है ये। ठीक है ना, खोखला डंठल की तरह ये दिखता है, ट्यूब नुमा दिखता है, खोखला डंठल की तरह दिखता है। पेड़ पौधे के डंठल होती है ना, जैसे ये ट्यूब हो गया या डंठल हो गया, तो ये खोखला होगा, उस टाइप का दिखता है ये। और सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हो, सिलेंडर का शेप का है, तो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस की तरह ये होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रियोल की बात अगर करें तो ये सेंट्रियोल जो मैं दिखाया हूं, इसको थोड़ा आपको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं हल्की सी, ताकि आप थोड़ा समझ जाए, बस इसलिए यही मेरा उद्देश्य है, समझ में आ जाए आपको। अभी तक तो मैं राइटिंग कर रहा था, थोड़ा सा जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझाया, क्लोरोप्लास्ट, इसको भी थोड़ा समझ लो। देखो होता क्या है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, सिंपल। आपके बीच में यहां पे हब होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9, देखिए तिल्ली टाइप की, साइकिल की तिल्ली टाइप की दिख रही है, स्पोक्स टाइप का, इसे तो देखो ना स्ट्रक्चर ही बन रहा है, कार्टविल टाइप का, साइकिल की तिल्ली टाइप की दिख रही है, ये स्पोक्स टाइप का, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं इसको, इनको तो अभी बता रहा हूं इसको क्या क्या बोलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें ऐसा होता है कि ये दिख रहा है आपको, देखिए तो इसमें क्या होता है, आई होप दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है कि ये जो 1 2 3 है, ये 3 है तो ट्रिपलेट बोलेंगे इसको, ट्रिपलेट हो गया। ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, या सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में 3 चीज होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल किसको बोलते हैं, ये सारे को मिला के क्या बोलते हैं, बाहर जो ये बने हुए ना, ये इसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल आपके पास है, आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल बाहर दिख गया। तो सेंट्रल पोर्शन की पहले बात कर ले, कि सेंट्रल पोर्शन बात करोगे तो सेंट्रियोल के पास हब है या सेंट्रल रॉड है, यहां पे सेंट्रियोल में सेंट्रल रॉड या हब है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे 9 प्रोमिनेंट स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स है, 9 है ना, गिनती में देखो 9 होंगे, तो ये रेडियल स्पोक्स बोले जाते हैं। ठीक है ना, रेडियल स्पोक्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल हब हो गया बीच में, और रेडियल स्पोक्स हो गया। उसके बाद बात करें, यहां पे और कुछ होता है, ये बता देता हूं, मैस्यूल्स के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल यहां पे होते हैं, जो खाली स्थान है ना बीच बीच में, इसको इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, या मैस्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं हब से ऊपर, ये जो ट्रिपलेट है, ये 3 का ट्रिपलेट है, हर ट्रिपलेट ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए, ये माइक्रोट्यूब्यूल से 3 हर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी लिख लो, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये क्या समझाया मैंने, ईच ट्रिपलेट फाइबर इज मेड अप ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल, हर ट्रिपलेट फाइबर 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए हैं, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देयर इज नो मेम्ब्रेन, आपको ध्यान रखना है, सेंट्रोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कला विहीन होता है,
जैसे राइबोसोम कला विहीन होते हैं, कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं होती है, सेंट्रोसोम में भी कोई झिल्ली नहीं होती है, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है। और उसमें बात करें तो इसमें जैसे कि ये लिंक कनेक्टेड भी होते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है ना, ये कनेक्टेड भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेडियल, देखो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में तीन चीज, एक हब, सेंट्रल रॉड, रेडियल स्पोक्स जैसे साइकिल की तिल्लियां होती हैं, उसके बाद यह माइक्रोट्यूब्यूल, तीन चीज है, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल बना किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये साइकिल का स्ट्रक्चर है, देखा तिल्लियां दिख रही हैं साइकिल का जैसे होती है, और बीच में हब होता है साइकिल का, तो इसी का बोल रहा हूं ना, या बोल सकते हो कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहियों जैसा। तो ये सेंट्रियोल बैलगाड़ी के पहियों जैसा या साइकिल के पहिए जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको आप कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है। और इसमें एक चीज सेंट्रियोल के बारे में लिख दूं, कभी आपको पूछा जाए तो देखो इसमें गिनती का कितना है, ट्रिपलेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स है, 9 लिखो। प्लस बीच में कोई ट्रिपलेट्स है, यानी कि बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल है नहीं, बीच में हब है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो 9 + 0। तो सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 9 + 0 का अरेंजमेंट है, 9 + 0, बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये हब है, सेंट्रल रॉड है, उसमें कुछ नहीं है ट्यूब्यूल यहाँ पे बीच में, तो 9 + 0 अरेंजमेंट है। बस कभी पूछा कि कैसा अरेंजमेंट होता है सेंट्रोसोम में, सेंट्रियोल में 9 + 0 का अरेंजमेंट, बस इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस मोर देन सफिशिएंट आपको। अब सेंट्रोसोम के फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये ज्यादा बड़े लंबे, अब बड़े नहीं होते, मैंने बना के दिखाया इतना बड़ा, ऐसा मत समझिएगा कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। ये 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर की लंबाई होती है इनकी, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है ये, ठीक है ना। मैं तो बस डायग्राम बना के समझाने के लिए आपको बड़ा बनाया हूं, ठीक है ना, ताकि साइज दिखे, आपको समझ में आए। अब इसमें सेंट्रियोल क्या करते हैं आपको देखना है। सेंट्रियोल जो है ये नॉर्मली सेंट्रियोल बनाते हैं, यही बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला आपने नाम सुना है, पैरामीशियम होती है, पैरामीशियम ये इसको बोलते हैं सीलिया। पैरामीशियम के ये जो बने हुए ना छोटे छोटे धागे टाइप के, ये सीलिया बोले जाते हैं पैरामीशियम में। आपने यूग्लिना सुना होगा, यूग्लिना में ये जो निकला होता है ना, यूग्लिना में ये इसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकोमोटरी ऑर्गेनल होते हैं, या स्पर्म में भी फ्लैजिला होता है, तो लोकोमोशन का काम करता है ना। आपने सुना लोकोमोशन का काम, यहां से वहां मूव करना है तो काम करता है, पैरामीशियम में भी है। इसके बाद क्लेमाइडोमोनास में भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकोमोटरी ऑर्गेनल होते हैं। या वाटर में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वाटर में, तो उसमें वाटर करेंट्स बनाते हैं, ये वाटर करेंट्स, और फूड को भी ग्रैप्स करते हैं। फूड को खाना हो तो भी फूड को ग्रैप्स करने के लिए ये यूज करते हैं अपने सीलिया फ्लैजिला को, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला बनाता है, और जब ये सीलिया फ्लैजिला बनाता है तो कहीं ना कहीं इसको ही, सेंट्रियोल को ही हम बेसल बॉडी जो मैंने शुरुआत में लिखा था, बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं। जब ये सीलिया फ्लैजिला बनाता है तब सेंट्रियोल, जब ये सीलिया फ्लैजिला बनाता है इसको बेसल बॉडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जरूरी है आपको ध्यान रखना है कि बेसल बॉडी क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल जब आपको ये बनाता है तब इसको बेसल बॉडी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ठीक है। तो सेंट्रियोल को हम लोग बेसल बॉडी या ब्लेफरोब्लास्ट बोल रहे हैं। तो ये जब सीलिया बनाता है, सेंट्रियोल से सीलिया बन रहे हैं, तो उसको फिर हम लोग सेंट्रियोल को ही वहां पे बेसल बॉडी या ब्लेफरोब्लास्ट वगैरह के नाम से हम लोग जानते हैं, बेसल ग्रेन्यूल वगैरह के नाम से जानते हैं, जो मैंने शुरुआत में नाम आपको लिख दिया था। तो सेंट्रियोल ही सीलिया फ्लैजिला ये बनाता है इन ऑर्गेनल्स में, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिजम्स में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया, और ये ध्यान रखना कि सेंट्रियोल को सेल सेंटर भी बोलते हैं, सेल सेंटर, सेल का सेंटर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में होता है और न्यूक्लियस सेंटर में होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो ये सेल के सेंटर के पास में ही होता है, न्यूक्लियस के पास में, इसलिए इसको सेल सेंटर भी बोलते हैं, सेल का सेंटर। इस कोशिकांग को सेल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में, और सीलिया फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट होगा, सीलिया फ्लैजिला में वो सेंट्रियोल में 9 + 0 का अरेंजमेंट है, मैंने बताया ना शुरुआत में 9 + 0, लेकिन सीलिया फ्लैजिला में 9 + 2 का अरेंजमेंट होता है। 9 तो हो गए ही होंगे ट्रिपलेट्स, एक्चुअली वहां पे ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना 9 वहां पे बाहर होंगे, जो मैंने यहां बताया था सेंट्रियोल में। और 2 जो बेस, जो आपका हब था ना, हब में भी 2 ऐसे बने होंगे, ऐसे, तो 2 वहां होंगे, 2 लिख दिए, और 9 पेरीफेरी पे,
परिधि पे 9 जो मैंने बनाया था, तो 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पे होता है सीलिया फ्लैजिला में, लेकिन सेंट्रियोल में 9+0 का होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सेंट्रियोल से ही सीलिया फ्लैजिला बनते हैं। अब इसमें फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में क्या है? फंक्शन में बात यह है कि फंक्शन में आपको अगर मैं बताऊं तो ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। मैंने शुरुआत में बता दिया था, सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन, और इट फॉर्म्स सीलिया एंड फ्लैजिला, इट फॉर्म्स सीलिया एंड फ्लैजिला। और तीसरी बात अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन को भी प्रमोट कर रहा है और उसको नियमन भी कर रहा है उसका, तो कोशिका विभाजन में भी रोल कर रहा है, वो तो मैंने बता ही दिया, सेल डिवीजन में इसका रोल है ही, और उसको नियमन भी कर रहा है उसका। एक्चुअली ये जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता ही है, उसको प्रेरित तो करता ही है, प्रमोट तो करता ही है, और उसका नियमन भी करता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसमें आपने देखा कि सीलिया फ्लैजिला की काम भी कर रहा है, सीलिया फ्लैजिला को भी बना रहा है, और ये कोशिका विभाजन के समय क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर्स का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं आपको, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स या दे फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स? आपको तो उतना नहीं जानना है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं। जब कोशिका डिवाइड करते रहती है, तो अगर ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, तो कोशिका जब है ये, तो क्या होगा कि इस वाले रीजन पे सेंट्रियोल आ जाएंगे, 2 सेंट्रियोल है ना, 2 सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल यहां आ जाएंगे, और यहां से ये जो दिखा रहा हूं ना ऐसे ऐसे, ये एस्ट्रल रे बोला जाता है, एस्ट्रल रे। ठीक है ना, यही एस्ट्रल रे अगर बात करेंगे, और बीच में अभी बताता हूं, बीच में क्या होगा, आपका क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, गुणसूत्र। जब कोशिका डिवाइड करती है तो गुणसूत्र भी बंटवारा होता है ना, तो ये अरेंज हो गए क्रोमोसोम, और ये एस्ट्रल रे जो है, ये सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल मैंने बताया था, तो ये एस्ट्रल रे से ही यहाँ पे क्या होता है कि यहीं से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जो मैंने लिखा है, यही फिर कोशिका विभाजन में रोल प्ले करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो ये एस्ट्रल रे के से ही बाद में स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये बाद में जाके कोशिका विभाजन में रोल प्ले करते हैं, यही इसी के कारण फिर ये सेपरेट होगा, है ना, और फिर यहाँ पे एक सेल बन जाएगी ऐसे, और यहाँ एक बन जाएगी, तो कोशिका डिवाइड कर गई। ठीक है, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम जाना चाहिए ना, क्रोमोसोम, तो यही क्रोमोसोम सेपरेट भी हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं ऐसे दिखाया, स्ट्रक्चर ऐसे दिखाना चाहिए क्रोमोसोम का, ऐसे बना के दिखाना चाहिए, मैंने वर्टिकल दिखाया, ऐसे दिखा देता तो अच्छे से और समझ में आ जाएगी। तो ये नॉर्मल थी, आपको कोशिका डिवीजन में इतना रोल प्ले कर रहा है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जिसको आप बोल रहे हो, और मैंने इसका डिफरेंस समझाया, इसका अल्टरनेट नाम समझाया, बेसिक इसकी फंक्शनिंग समझाई, किसने खोजा क्या खोजा ये मैंने बताया। और जब कैंसर करना है किसी कोशिका में, तो कोशिका को डिवाइड होना पड़ेगा, पहले तो कोशिका डिवाइड करती होगी तभी जाके किसी कैंसर हो सकती है उस कोशिका में तभी कैंसर हो सकता है जब कोशिका डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर सेंट्रोसोम नहीं है किसी कोशिका में, तो कोशिका डिवाइड नहीं करेगी, जैसे न्यूरॉन्स मैंने बता दिया, बाकी आपने समझा। और जैसे कि लीवर की बात करें, लीवर की कोशिका डिवाइड करती है, लीवर को अगर काट लिया कहीं से, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है, उसके अंदर रीजनरेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, रीजनरेट बहुत जल्दी कर लेता है अपने आप को। ठीक है ना, तो लीवर का कोई पार्ट हटा लेते हो काट के, तो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है उस पार्ट को फिर से। जैसे छिपकली का आपने सुना होगा, छिपकली के बारे में, उसको अगर पूंछ अगर कट गई, आप उसको मारने जा रहे हो, तो अपनी पूंछ को अपने आप त्याग देता है, और पूंछ कट जाती है, आपको लगा कि वो ऐसे कट गई, टूट गई, उसने जानबूझ के त्यागा अपनी जान बचाने के लिए, और फिर उसकी पूंछ फिर से रीजनरेट कर जाती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें डिवीजन की एबिलिटी ज्यादा है, अच्छे तरीके से डिवाइड कर पा रहा है, इतना आपको समझना है, बस मोर देन सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन आगे, किसमें अपने को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, और बाकी आपको विटामिन मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, तो विटामिन में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अभी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ए डी ई के मैंने आपको समझा दिया, फैट सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन में आपको स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको समझ में आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको चाहिए थी, इतना ही मैंने आपको समझाया जितना आपको चाहिए था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, ताकि कभी एग्जाम में आता है अलग नाम इसका अल्टरनेट नाम से, या फिर इसको ड्रॉ करना हुआ, कभी मेंस में आ गया, तो आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। और ये सेल डिवीजन में इसका बहुत बड़ा रोल है, आपने देखा, शुरुआत में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।